हाँ जी बच्चों, आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? क्लास 10th का आवर एनवायरमेंट। हमारा एनवायरमेंट, हमारा आसपास। एनवायरन का मतलब क्या होता है? आसपास। ठीक है। आवर एनवायरमेंट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो मैं आपको कंटेंट्स बता देता हूँ कौन कौन सी है। इस चैप्टर में को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट कौन सा है? इकोसिस्टम। कौन सा पार्ट है? इकोसिस्टम। दूसरा पार्ट है फूड चेन एंड फूड वेब। तीसरा पार्ट है एनर्जी फ्लो। और फोर्थ पार्ट है ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। यानी कि कुल मिला के पूरे इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। और कोई भी चैप्टर अगर हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमारी डेली लाइफ में वो चीज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एनवायरनमेंट के बारे में ना बताऊं तो आप तो जगह जगह पे रैपर फेंक दोगे, पोल्यूशन फैलाओगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक जो आपके सामने आएगा वो है इकोसिस्टम। आपका इकोसिस्टम बताता है कि आपके आसपास कितने लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं। ठीक है। सेकंड में फूड चेन और फूड वेब। किसने खाया, किसको खाया और क्यों खाया। ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे। फूड चेन का मतलब है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, तो बनती है चेन। ठीक है। जब बहुत सारी चेन्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है? फूड वेब। तीसरी चीज क्या है? एनर्जी का फ्लो। फूड चेन के अंदर एनर्जी का फ्लो होगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी जाएगी। और लास्ट में क्या है? ह्यूमन इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट। जरा सोचिए कि इंसान ने अर्थ को, एनवायरमेंट को क्या क्या चीजें दी हैं। आप बताओगे कौन कौन सी चीजें दी है? कौन कौन सी चीजें दी हैं? सबसे एक मैं बोल देता हूं, पोल्यूशन। फर्स्ट पॉइंट है पोल्यूशन। दूसरी चीज कौन सी दी है? वेस्ट मटेरियल, है ना। और ओजोन डिप्लेशन। काफी सारी चीजें ह्यूमन बींग्स ने दी है, वो सारी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट आपका हेल्थी होना चाहिए या अनहेल्थी होना चाहिए? हाइजीनिक होना चाहिए कि अनहाइजीनिक होना चाहिए? हाइजीनिक होना चाहिए। बढ़िया होना चाहिए या गंदा होना चाहिए? हाँ, तो आपके शहर में या आपके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए या गंदगी होनी चाहिए? साफ सफाई होनी चाहिए। तो एनवायर का मतलब है आपका सराउंडिंग। क्या? एनवायरमेंट वर्ड जो है वो किससे लिया गया? एनवायरन से लिया गया। एनवायरन जिसका मतलब है सराउंडिंग, यानी कि आपके आसपास। चलिए नेक्स्ट। आपके आसपास जो फिर चीज है, जो सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। आपका फर्स्ट पॉइंट। इस पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे टॉपिक को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होगा। जो फर्स्ट पार्ट का नाम है वो क्या है? इकोसिस्टम। लॉयन कहाँ रहता है? लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, यानी के जंगल में। अच्छा, फिश कहाँ रहती है? वाटर में। वाटर में, वाटर कौन सा? पॉन्ड, लेक वगैरह। जो शार्क है वो कहाँ रहती है? सी में रहती है। ठीक है जी। और जो पेंगुइन है वो कहाँ पे रहता है? हाँ, स्नो एरिया में रहता है। ठीक है, या पोलर रीजन्स कह सकते हो आप। उसको क्या बोलोगे? पोलर रीजन्स। क्या बोलेंगे? पोलर रीजन्स में रहता है। पोलर रीजन कौन सा होता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे रहते हैं। कैमल कहाँ पे रहता है? डेजर्ट में रहता है। अब ये सारी की सारी जो उनके नेचुरल होम है, इनको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम।
ठीक है, इनको बोलते हैं इकोसिस्टम। ये सारी चीजें जो मैंने लिखी है इनको इकोसिस्टम बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर करते हैं, द सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वो जगह वो जगह जहां पे लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हैं और बाहर से कोई चीज जाती नहीं, आती नहीं, और यहां से कोई चीज बाहर जाती नहीं, वो पूरा का पूरा सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब पता क्या होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल जो फिश है वो कहाँ रहती है? लेक के अंदर। फिश रहती है लेक के अंदर, सारा खाना उसको फिश को इसके अंदर मिल जाता है। एनवायरमेंट से कोई भी चीज बाहर लेक के अंदर मान लो नहीं आई, और लेक से बाहर भी कोई चीज नहीं गई, फिश को क्या चाहिए होता है? प्लांट्स, कोई भी चीज जो खाती है, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह। तो वो अगर मान लो उसको लेक में मिल जाते हैं और फिश की डेथ हो जाती है, और लेक में रहने वाले छोटे छोटे प्लांट्स को उसकी बॉडी जो है वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देती है, तो ये सेल्फ सस्टेनिंग हो गया। ना बाहर से कोई चीज गई, ना अंदर बाहर से कोई चीज आई। तो इसका मतलब है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग हो गया। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में सिर्फ लायन नहीं रहता। मंकी कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में किस जगह पे रहता है? ट्रीज पे। मंकी जो रहते हैं वो ट्रीज पे रहते हैं, और ट्रीज पे तो हनी बीज भी रहती है, छत्ता बना के रहती है, ठीक है, और हनी बीज भी रहती है वहां पे, ठीक है जी। इसका मतलब है कि जो इकोसिस्टम का वो पार्ट जहां पे एक पर्टिकुलर एनिमल रहते हैं वो उनका नेचुरल होम है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हैबिटेट। क्या यूज करते हैं? हैबिटेट। हैबिटेट यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। अब हैबिटेट एक एनिमल का तो नहीं होता, बहुत सारे एनिमल्स का होता है, और एक जगह पे कितने सारे एनिमल्स अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द कम्युनिटी। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी। जब एक ही जगह पे एक ही टाइप के बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हो तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी। छत्ते में एक मधुमक्खी तो नहीं रहती, बहुत सारी मधुमक्खियां रहती हैं, तो ये उनकी कम्युनिटी है। अब उस ट्री पे जहां पे छत्ता बना हुआ है वहां पे सिर्फ हनी बीज तो नहीं रहती, वहां पे बर्ड्स भी रहते हैं, मंकीज भी रहते हैं, तो ये पूरी की पूरी क्या है? हैबिटेट है। अब इस तरह के बहुत सारे पेड़ हैं, और उन पेड़ों के बीच में कुछ और भी एनिमल्स रहते हैं, नीचे स्नेक्स वगैरह रहता है, ये जी स्नेक, ये स्नेक भी रहता है, ठीक है, और यहाँ पे लॉयन भी रहता है, ठीक है जी, ये लॉयन, ये लॉयन हो गया, ठीक है जी, ये भी रहता है, सब रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा क्या हो गया? इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? नेक्स्ट चले, चलो इकोसिस्टम। उसके बाद एक टॉपिक आ गया बायो जियोकेमिकल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये लेक है या सी है, सी का कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क ब्लू कर देते हैं, ठीक है जी, ये मैंने बस और लाइट कर दे, ये वाला कर दिया, है ना, ये वाला, ये है सी वाटर, और ऊपर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? क्लाउड्स। सी वाटर में से वाटर के वेपर्स उठेंगे और कहां पे जाएंगे? क्लाउड्स में। क्लाउड्स से वाटर रेन की फॉर्म में नीचे आएगा और कहा जाएगा? सी में। तो ये जो साइकिल बन गया, ठीक है जी, साइकिल जो बन गया, ठीक है, ये एक लाइफ साइकिल है। और बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें तो कुछ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका भी इसी तरह से एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लांट्स में पाई जाती है, तो वो किस में जाती है? प्लांट्स में होती है। प्लांट्स से कहां जाती है? एनिमल्स में। एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो किस में चली जाती है? वो
डेड बॉडीज में, डेड बॉडी से वो फिर नाइट्रोजन प्लांट्स में वापस आती है। तो ये जो साइकिल होता है इसको बायो जियो केमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है जी। एक्सचेंज होता है मटेरियल, ठीक है, और कंटिन्यू सप्लाई उसकी अर्थ पे रहती है, वो कभी चीजें खत्म नहीं होती। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल। चलो आगे, चलो नेक्स्ट हमारा कितने तरह का इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम में भी पढ़ा था ना कि कितने टाइप का इकोसिस्टम होता है। अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर के अकॉर्डिंग दो तरह का इकोसिस्टम है, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा होता है, जिसको भगवान ने बनाया, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, पोलर रीजन्स, ठीक है, ये सारी को सारी क्या है, नेचुरल है। और आर्टिफिशियल कौन सा हो सकता है, जो इंसान ने बनाया है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, जो काफी लंबे समय से है अर्थ पे, कई करोड़ों सालों से, ठीक है, वो परमानेंट होता है। और जो आज बनाया और 2 दिन बाद 3 दिन बाद खत्म हो गया, वो कौन सा होता है, टेम्परेरी। ठीक है, इसके अलावा साइज की बात करें तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा भी हो सकता है। जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई दे बहुत छोटा, वो माइक्रो इकोसिस्टम। और डेजर्ट को, लेक को, ओशियन को, ये काफी बड़े हैं, तो इनका कौन सा इकोसिस्टम होगा, मैक्रो इकोसिस्टम। कितने तरह का इकोसिस्टम हो गया, दो तरह का। ठीक है जी, साइज के अकॉर्डिंग दो तरह का, माइक्रो और मैक्रो। ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो तरह का, टेम्परेरी और परमानेंट। और नेचर के अकॉर्डिंग दो तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। चलिए आगे, हाँ जी, नेचर के अकॉर्डिंग दो तरह के इकोसिस्टम। पहला नेचुरल, फॉरेस्ट कौन सा इकोसिस्टम है, नेचुरल, ग्रासलैंड नेचुरल, डेजर्ट नेचुरल। ये वो इकोसिस्टम है जो खुद नेचर ने बनाए हैं। हमने कौन कौन से बनाए अभी, सॉरी, ये दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। नेचुरल दो तरह के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन पे, और एक्वेटिक यानी कि वाटर में। दो तरह का इकोसिस्टम, नेचुरल भी दो तरह का होगा, एक जमीन पे पाया जाएगा और दूसरा वाटर पे पाया जाएगा, वाटर जो होता है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन सा आएगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। और एक्वेटिक में पानी वाले तो काफी सारे हैं, लेक भी है, रिवर भी है, ओशियन भी है, ठीक है, सी भी है, काफी सारे होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चले। ओके, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वेरियम देखा होगा आपने, एक्वेरियम जो घर में रखते हैं, घर पे रखते हैं एक्वेरियम, वो कौन सा इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, क्योंकि घर पे बना के रखा हुआ है हमने। उसके बाद डैम, ये कौन सा इकोसिस्टम है, ये भी आर्टिफिशियल है क्योंकि इंसान के द्वारा बनाया गया। गार्डन, ये भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो चले आगे, अब आ गया जी टेम्परेरी इकोसिस्टम, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। लो, टेम्परेरी का मतलब जो थोड़ी देर के लिए इकोसिस्टम बना है। अब मान लो बारिश पड़ी, एक खड्डा था, वो पॉन्ड बन गया, ठीक है, जब पानी सूख जाएगा तो ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। ये कुछ दिनों की बात है, तो ये कौन सा इकोसिस्टम है, टेम्परेरी। माइक्रोब्स की कॉलोनीज, माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया जो रहते हैं वो कॉलोनीज में रहते हैं, और कितने सारे छोटे छोटे कॉलोनीज है ये। तो ये भी इकोसिस्टम कौन सा होता है, टेम्परेरी इकोसिस्टम होता है। चलिए आगे, चलो परमानेंट इकोसिस्टम मैंने बता दिया, दो है, फॉरेस्ट और लेक, काफी करोड़ों सालों से है, आज भी है, और कई करोड़ों साल बाद भी रहेंगे। तो ये परमानेंट इकोसिस्टम हो गए। उसके बाद माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो इकोसिस्टम में कौन सा होगा, बैक्टीरिया की कॉलोनीज। छोटा, सबसे छोटा इकोसिस्टम कौन सा होता है, बैक्टीरिया, जो आप उसके माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हो, तो वो कौन सा इकोसिस्टम है, माइक्रो। मैक्रो बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम कौन से हैं, लेक्स, ओशियन, डेजर्ट और फॉरेस्ट। चलिए आगे बेटा, हाँ,
इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कितने तरह के होते हैं इकोसिस्टम कंपोनेंट्स? दो तरह के। एक जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है जी, जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना इकोसिस्टम में, दैट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स। और जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं वो सारी किसमें आएंगी? अबायोटिक में। अब आप बताइए कि लिविंग चीजें कौन कौन सी हैं? आप हो, मैं हूं, और प्लांट्स, बैक्टीरियाज, एनिमल्स, ठीक है जी, फंगस, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। सारी की सारी लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर्स, दूसरा होता है कंज्यूमर्स, और तीसरा होता है डिकम्पोजर्स। तीन तरह के होंगे। थोड़ा सा ज्ञान दीजिए प्रोड्यूसर्स पे जाने से पहले कि ये प्रोड्यूसर्स होती क्या है। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना लेते हैं और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड नहीं करते, जबकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी खाना बनाते हैं, तो ये इसमें आते हैं प्रोड्यूसर्स में। अब बताइए ये कौन सी चीज होगी फिर? हाँ जी, कौन सी चीज होगी बेटा? प्लांट्स। प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर्स। और कंज्यूमर्स में कौन से आएंगे? एनिमल्स सारे ही। भाई लायंस और टाइगर नहीं, सारे के सारे एनिमल्स, आप भी उसमें आते हो। उसके बाद है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का मतलब अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होगी तो उनको खाने वाले भी चाहिए। बैक्टीरिया, फंगस वगैरह, उनको खा के खत्म करेंगे। तो इसका मतलब है कि डेड लिविंग चीजों, डेड और चीजों पे जो चीजें खाते हैं, ठीक है जी, डेड चीजों को खाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स। ठीक है जी। अब आ जाइए अबायोटिक कंपोनेंट्स में। नॉन लिविंग चीजें जिसके बिना तो आप जिंदा नहीं रह सकते। आप हवा के बिना, पानी के बिना, सनलाइट के बिना, बिना लाइट के जिंदा नहीं रह सकते। ये सारी चीजें किस में आएंगी? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आएंगी। और इसमें पहले आएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो कि ना तो प्लांट्स से मिलती है ना एनिमल्स से मिलती है। तो ये या तो हवा से मिलती है, या पानी से मिलती है, या फिर लैंड से मिलती है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी भाई? वाटर, एयर, लाइट, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद कौन सी चीज आएगी? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि वो चीजें जो प्लांट्स या एनिमल्स से मिलती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें। क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब टेम्परेचर कितना हो, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है, और आगे चलेंगे हम। ये क्या चीज है? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे एक बड़ी सी चीज बनी हुई है, क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी चीज है? प्लांट्स। क्या ये? प्लांट्स। एंड प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स और कुछ एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। उसके पीछे का रीजन है कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होते। ये किस पे डिपेंडेंट होते हैं? एयर से आई कार्बन डाइऑक्साइड, सन से आई लाइट, और सॉइल से लिया गया वाटर। तीन चीजें मिली और क्लोरोफिल इनके पास ऑलरेडी थी। अब कितनी चीजें होगी टोटल? चार चीजें। इन चार चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं, इसमें कोई भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं आई, तो इनको क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। और जो खाना अपना बनाएंगे इन सारी चीजों से, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं तो प्रोड्यूसर्स को हम
ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। चलो आगे, क्या है? चलो भाई, नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर्स। ये कौन है भाई? हॉर्स। ये कंज्यूमर क्यों है? वाई इट इज कॉल्ड कंज्यूमर? ये देखो भाई, घास खा रहा है ये। घोड़ा क्या खा रहा है? घास खा रहा है। इसका मतलब ये प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो या तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। देखो जी, हॉर्स तो डायरेक्टली ग्रास पे डिपेंडेंट है। अब मान लो कि इसके पीछे पड़ा है लॉयन, तो लॉयन किसको खाएगा भाई? हॉर्स को। यानी कि ये इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है लॉयन। क्यों? क्योंकि लॉयन जो है वो ग्रास नहीं खाता, प्लांट्स नहीं खाता, वो किसको खाता है? एनिमल्स को। और उन एनिमल्स को खाता है जो प्लांट्स खाते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लॉयन किस पे डिपेंडेंट है? प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है जी। तो जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर्स। ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। और इनको हेट्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो इनको क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। अरे क्लियर हो गया? हेट्रोट्रॉफ्स क्लियर हो गया तो आगे चले। अब देखेंगे कंज्यूमर्स कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए चेक करते हैं कंज्यूमर्स कितने टाइप के हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप्स के। पहला, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाएंगे? प्लांट्स को। ये एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं और किसी को नहीं खाते। एग्जाम्पल दी जाए, हॉर्स और काउ और डियर और डोंकी और काफी सारी एग्जांपल्स हो गई। अब कार्निवोर्स वो एनिमल्स है जो सिर्फ और सिर्फ किसको खाते हैं? एनिमल्स को। तो ऐसे कौन कौन से हैं? स्नेक, लायन, टाइगर, ईगल। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं और किसी चीज को नहीं खाते। अब इन दोनों के बीच की वैरायटी आती है जो एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। इसमें से सबसे बड़ी एग्जांपल कौन सी है? ह्यूमन बींग्स, बेयर, क्रो, डॉग। ये सारे एनिमल्स को भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। तो 3 तरह की वैरायटी होगी कंज्यूमर्स की। आगे चलो, चलो आगे आगे जी, टाइप्स ऑफ कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स भी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। अब 3 टाइप के कार्निवोर्स कौन कौन से हैं? पहला देखो जी, जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, हर्बीवोर्स, हम उनका नाम रख देते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट लेवल के। तो हर्बीवोर्स जो होंगे वो फर्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स होंगे। क्लियर हो गया? अब प्लांट्स, जो भी एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, उनको खाने वाले जानवर कौन से कंज्यूमर्स होंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाया इंसेक्ट्स ने, तो इंसेक्ट्स कौन से कंज्यूमर हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इंसेक्ट्स को किसने खाया? फ्रॉग ने, तो फ्रॉग कौन सा कंज्यूमर हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन सा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब फ्रॉग को खाया स्नेक ने, तो स्नेक कौन सा कंज्यूमर हो गया? टर्शरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे इसको? टर्शरी कंज्यूमर। स्नेक को खाया ईगल ने, तो ईगल कौन सा कंज्यूमर हो गया? क्वाटिनरी कंज्यूमर। यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले सेकेंडरी, सेकेंडरी को खाने वाले टर्शरी, और टर्शरी को खाने वाले क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होंगे। क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स।
अब इसके बाद जो लास्ट वाले बचे हैं वो है डिकम्पोजर्स। हमने 3 पढ़े थे ना। सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, दूसरा पढ़ा था कंज्यूमर्स, अब तीसरा कौन सा है? डिकम्पोजर्स। अब हम डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो डेड चीजों को खाते हैं। डेड चीजों को खाने वाले एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक वर्ड यूज करते हैं, क्या वाला? सेप्रोट्रोफ्स। क्या यूज करेंगे? सेप्रोट्रोफ्स, ठीक है। और ये कौन सी चीजों को खाते हैं? डेड बॉडीज को खाते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की डेड बॉडीज को खाते हैं। और क्योंकि ये डेड बॉडीज को खा के खत्म कर देते हैं तो इसलिए इनको रिड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये डेड बॉडीज को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज आएगी? बैक्टीरिया आ जाएगा, फंगी आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें 2 चीजें आ जाएंगी। कौन सी? एक बैक्टीरिया और दूसरा फंगी। ये 2 चीजें आ जाएंगी, ठीक है जी, क्लियर है। और ये क्या करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स की जो बॉडी होती है ना, प्लांट्स एनिमल्स की जो बॉडी होती है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। इनमें जो चीज होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है। इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ये सिंपल चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स चीजों को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? सिंपल में। और सिंपल चीजें किस में भेज दी जाती हैं बाद में? मिट्टी में, सॉइल में, ठीक है। और सॉइल में से ये सिंपल चीजों को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करेंगे फिर? प्लांट्स इन चीजों को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब डिकम्पोजर जो है वो एनवायरनमेंट को साफ करने का, ठीक है, और प्लांट्स की हेल्प करने का काम करते हैं। इसका मतलब कि काफी बड़ा रोल है इनका। अब आगे चलते हैं रोल ऑफ डिकम्पोजर्स। अब डिकम्पोजर्स का रोल क्या है कि एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। दूसरा कि ये मटेरियल को रिसाइकल करने का काम करते हैं, यानी बायोजियो केमिकल साइकिल में भी ये रोल प्ले करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये उनका रोल प्ले करने का काम करेंगे, यानी कि मटेरियल को रिसाइकल करने का काम करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि मान लें कि प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया और एनिमल्स बाद में खत्म हो गए, और अगर डिकम्पोजर्स ने इनको, इनके अंदर के मटेरियल को दोबारा रिकवर करके प्लांट्स को ना दिया तो ये क्या होगा? ये चेन ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक हो गई तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट को स्टेबल बनाने के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया इनका कितना बड़ा रोल है हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने में। अब उसके बाद आगे चलते हैं। 2 तरह के कंपोनेंट्स थे, एक थे बायोटिक और दूसरे थे अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब दूसरे कौन से आ गए? अबायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग चीजें हैं। नॉन लिविंग चीजों में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन कौन सी? हवा आएगी, सनलाइट आएगी, मिट्टी भी आती है, वाटर भी आता है, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, ये सारी चीजें इसमें आती है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं। आपकी लाइफ में एयर का क्या काम है? इसके बिना आप सांस नहीं ले सकते। आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, आपकी बॉडी को वाटर भी चाहिए, और मिट्टी में प्लांट्स ग्रो होते हैं तो प्लांट्स को सॉइल भी चाहिए, प्लांट्स को लाइट भी चाहिए, ठीक है, एक मॉडरेट टेम्परेचर भी जरूरी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो जरूरी है जिंदा रहने के लिए। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, याद है? पहला कौन सा था? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ के बाकी सब चीजों को मिलेंगे, इनको बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। जो चीज सॉइल से, वाटर से, एयर से मिले उसको बोलते हैं मिनरल, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, वाटर, मिनरल्स, ये सारी चीजें
इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आती है। उसके बाद ऑर्गेनिक में कौन सी चीज आएगी भाई, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बट हम किसकी वजह से जिंदा है? कुछ मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे जो खुद जिंदा नहीं होते, बट उनकी वजह से हम जिंदा होते हैं। तो वो कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, ये चीजें वो है जो हमें जिंदा रखती हैं, बट ये खुद नॉन लिविंग चीजें होती है। अब तीसरी चीज कौन सी आ गई? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आएगा लाइट। कंडीशंस कौन कौन सी है जिंदा रहने के लिए? लाइट चाहिए, जरूरी है। टेम्परेचर जरूरी है। ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। विंड, रेनफॉल सब जरूरी है। नोट हो गया तो आगे चले। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया और फंगी जो है इनको डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं? हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में स्टूडेंट्स बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उसके बाद और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये वाले सारे क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगला क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए, क्या है कि डिकम्पोजर्स का एनवायरमेंट को क्या फायदा होता है। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर्स? ये मैंने आपको अभी समझाया है, उसी के अंदर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे कि ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है। उसके बाद है जी डिकम्पोजर्स जो है वो मैटर को रिसाइकलिंग करने में, ठीक है जी, किस तरह से हेल्प करते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है और ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, रोल ऑफ डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी। फर्स्ट पार्ट मैंने आज क्लियर कर दिया। अब आपको नेक्स्ट पार्ट कौन सा आएगा? सेकंड पार्ट। मुझे कमेंट में बताइए कि सेकंड पार्ट किस चीज पे होगा, कौन सा टॉपिक पे होगा, ताकि मुझे पता चले कि आप क्लास में कितने अलर्ट थे, कितने अटेंटिव थे। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक